सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सबसे पहले वो वीडियो गूंजी जिसमें अमेरिका ने 2000 पाउंड का बम इस्फहान में अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी पर गिराया है। ये वो इलाका है जहां ईरान का परमाणु केंद्र भी है। खुद ट्रंप ने इसका वीडियो भी शेयर किया। इससे कैसे बदले की आग में ईरान जल रहा है वो भी देखेगा। फिर एक बड़ा सवाल, क्या अरब देश डोनाल्ड ट्रंप को भड़का रहे हैं? एक रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि बहरीन, यूएई और सऊदी अरब ने ट्रंप से अपील की है कि ईरान की बर्बादी तक युद्ध को जारी रखा जाए। पूरी इनसाइड स्टोरी समझेंगे। आज पीएम मोदी गुजरात में, जहां से उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा कटाक्ष किया है। प्रधानमंत्री ने कहा पश्चिम एशिया के युद्ध से पेट्रोल डीजल की दिक्कत बढ़ी है। ऐसे वक्त में भी भारत ने अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी है, लेकिन कांग्रेस जैसे दल संकट काल में भी सियासी रोटियां सेक रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं। आज पीएम मोदी ने गुजरात के साणंद में एक नए सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन भी किया है, जो 3300 करोड़ की लागत से बना है। इस दौरान पीएम ने कहा कि 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू हुआ था, जो भारत के आत्मविश्वास का ऐलान है और प्रभाव सबके सामने है। आज सत्ता में अपने न्यूज मित्रों के लिए सीसीटीवी वाली कुंजी भी बनाई है। इसमें क्या सवाल? एक सवाल है, क्या आपके घर और दफ्तर में लगे चाइनीज सीसीटीवी कैमरे अब बेकार हो जाएंगे? सरकार का कौन सा हंटर है जिसे चीनी चिपसेट वाले कैमरे बैन होने वाले हैं? पूरी खबर सत्ता में आपको समझाएंगे। आज बीजेपी ने असम और केरलम में अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है। पार्टी ने केरलम में AIIMS यानी एम्स के साथ बुजुर्गों, महिलाओं को 3000 पेंशन देने का वादा किया है, जबकि असम में जमीन जेहाद पर रोक लगाने और UCC लागू करने का संकल्प लिया है। और एक दुखद खबर बिहार के नालंदा से आई है, जहां आज सुबह शीतला माता मंदिर में भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 8 महिलाएं शामिल हैं। मौके पर मौजूद लोगों का आरोप है कि भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध की, जिसमें अब परमाणु चिंगारी भड़क रही है। सवाल यही है, युद्ध के 32 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि अब परमाणु हथियारों की चर्चा हर जगह हो रही है? इसका अंजाम क्या होगा? इन दावों में कितना दम है? इसकी सच्चाई क्या है? इस पूरी कहानी को आज हम एक नई जानकारी और नए वीडियो के साथ सत्ता के सभी न्यूज मित्रों के सामने रखने वाले हैं। नोट करने वाली बात यह है कि ईरान के तेवर कम नहीं हो रहे हैं। ईरान हर हथियार का, हर चेतावनी का, हर धमकी का उसी भाषा में, उसी अंदाज में जवाब दे रहा है, जिसे कहते हैं मिरर रिफ्लेक्शन। पहले बात करते हैं कैसे महायुद्ध अब परमाणु स्टेज पर आ चुका है। परमाणु वाली चिंगारी उठी है संयुक्त राष्ट्र के पूर्व डिप्लोमेट के दावे से, जिनका कहना है कि अमेरिका ईरान में परमाणु ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। उन्होंने तेहरान की तस्वीर के साथ इस तरह की आशंका जताई है। हैरानी इस बात की है कि ईरान ऐसी धमकियों से भी विचलित नहीं है। ईरान की तरफ से सरप्राइज अटैक वाली चेतावनी दी जा रही है। आप समझ सकते हैं ऐसे बयानों और ऐसी धमकियों के बीच युद्ध किस तरफ जा रहा है और आगे क्या हो सकता है। ईरान युद्ध की नई कहानी को डिकोड करने से पहले आपको यह बता दें कि युद्ध कहां तक पहुंच चुका है। इस सीन के जरिए आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कुछ घंटों से चल क्या रहा है। 5 घातक हथियारों से युद्ध के विनाश मीटर को आप समझ सकते हैं। 32 दिन के युद्ध में आपने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की शक्ति के बारे में सुना और देखा। ईरानी क्लस्टर बम से इजराइल में हुई तबाही भी आपने जरूर देखी होगी। अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी लगातार तबाही मचा रहे हैं। अमेरिका की टॉमाहॉक मिसाइल की भी चर्चा खूब हो रही है, लेकिन आज सबसे ज्यादा चर्चा परमाणु हथियार की हो रही है, जो विनाश मीटर में सबसे ऊपर है। सवाल यह है कि युद्ध में बार बार परमाणु शब्द की चर्चा क्यों हो रही है? ट्रंप एक तरफ शांति और युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नए नए हथियारों की एंट्री हो रही है। अब परमाणु चिंता ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। परमाणु के जिक्र की 4 मुख्य वजह हैं। पहली वजह है यूएन के पूर्व डिप्लोमेट मोहम्मद साफा का दावा, जिन्होंने कहा है कि ईरान में परमाणु हमलों की तैयारी अमेरिका कर रहा है।
दूसरी वजह है इजराइल के इस्फहान में 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम से हमला करना। यह वही जगह है जहां ईरान का परमाणु केंद्र भी है। तीसरी वजह है ईरान की परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने की तैयारी। इसकी भी आज पूरी कहानी हम आपको बताने वाले हैं। चौथी वजह है ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर में ट्रक की मूवमेंट देखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के नए हमलों की, जिसमें परमाणु आग है। इसे युद्ध का परमाणु विस्तार भी कहा जा रहा है। 24 घंटे में ईरान पर 1100 एयर स्ट्राइक हुई है, ओपन सोर्स इंटेल में कहा गया है। 24 घंटों में ईरान के 170 ठिकानों पर हमले हुए हैं। ईरान की इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया गया है, जिसकी जानकारी हम आपको दे भी रहे हैं। यहां अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज पर टारगेटेड अटैक किया गया है। अमेरिका और इजराइल का जॉइंट अटैक किया गया है। इस हमले में न्यूक्लियर हब और हथियार डिपो को नुकसान हुआ है। हमले के बाद इस्फहान में इमरजेंसी टीम भी पहुंची थी। सवाल यही है कि आखिर ईरान में चल क्या रहा है? अमेरिका और इजराइल की प्लानिंग क्या है? इस्फहान पर हमले को खतरे की घंटी क्यों माना जा रहा है? क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों में इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर में 2 ट्रकों की मूवमेंट देखी गई है। दावा है हमले से ठीक पहले 18 कंटेनर टनल के अंदर गए थे। इसमें 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम हो सकता है, यह भी रिपोर्ट में दावा किया गया है। 534 किलो यूरेनियम ट्रांसफर होने की आशंका है। कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने अहम स्टॉक पहले ही सुरक्षित कर लिए। हमले के बाद भी ईरान की न्यूक्लियर क्षमता बरकरार रहने का खतरा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने से एक कदम दूर है। तो सवाल है कि क्या अमेरिका और ईरान अब चोरी चोरी परमाणु हथियार वाली संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं? ईरान के सरप्राइज अटैक का मतलब क्या है? ट्रंप ने खुद इस्फहान पर हमले के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मिलिट्री एयरबेस, अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज और न्यूक्लियर हब पर हमले के वीडियो को ट्रंप ने पोस्ट किया। 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से ईरान के अंडरग्राउंड बेस पर हमले की जानकारी दी। भारी नुकसान का दावा किया। धमाकों के वीडियो ट्रंप ने खुद शेयर कर इस ऑपरेशन का मैसेज दिया। एक सवाल यह भी है कि ट्रंप ने इस्फहान धमाके का वीडियो क्यों पोस्ट किया? इसकी 5 मुख्य वजह हो सकती हैं। पहली ये कि इस्फहान ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बड़ा केंद्र है। इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन और रिसर्च फैसिलिटी है। यहां बड़ी संख्या में ईरान के वैज्ञानिक काम करते हैं। इस्फहान में मिसाइल प्रोडक्शन और अंडरग्राउंड सैन्य ठिकाने हैं। ईरानी न्यूक्लियर और मिसाइल प्लांट सुरक्षित होने का सीधा संदेश है। दुनिया को अमेरिका की ताकत और सैन्य क्षमता दिखाने की कोशिश भी इसे माना जा रहा है। ईरान के इस्फहान में परमाणु केंद्र है। यहां यूरेनियम कन्वर्जन का काम होता है। पहले से यह रणनीतिक टारगेट था। यहां पहले भी 2025 में हमला हो चुका है। सवाल बार बार यही उठ रहा है, क्या ईरान में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होने वाला है? इसे और विस्तार से समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व डिप्लोमैट मोहम्मद साफा ने दावा किया है ईरान में परमाणु हमलों की तैयारी चल रही है। दुनिया अभी गंभीरता को नहीं समझ रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि वो मानवता के खिलाफ अपराध का गवाह नहीं बनना चाहते हैं, इसीलिए इस्तीफा भी दे दिया। इस कदम से वो ये संदेश दे रहे हैं कि न्यूक्लियर विंटर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो साथ में दुनिया से अपील कर रहे हैं उनका संदेश पूरी दुनिया में जाए। आम लोग ही इस त्रासदी को रोक सकते हैं। बड़ी बात यह है कि उन्होंने ऐसे शब्दों के साथ तेहरान की तस्वीर शेयर की है। लिखा, यह कोई खाली रेगिस्तान नहीं, 1 करोड़ लोगों का शहर है। सवाल यह भी है कि मोहम्मद साफा के दावों पर कितना भरोसा किया जाए। इसको समझने के लिए उनका संक्षिप्त परिचय भी आपको करा दें। यूएन में पेट्रियोटिक विजन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य सदस्य रहे। पीवीए को यूएन की आर्थिक और सामाजिक परिषद का दर्जा प्राप्त है। मोहम्मद साफा 10 साल से संगठन से जुड़े हुए थे। 2013 में से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में थे। परमाणु हमले का आरोप लगाने के बाद साफा ने इस्तीफा दिया। अमेरिका और इजराइल के हमलों की और जानकारी आपको देते हैं। न्यूक्लियर साइट के अलावा आईआरजीसी के मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है। ईरानी आर्मर्ड फोर्सेस और आईआरजीसी बेस पर बमबारी की गई है। शिराज में आईआरजीसी के मिसाइल डिपो पर बमबारी की गई है। आईआरजीसी के एमुनिशन स्टोरेज पर पिन पॉइंटेड अटैक किया गया है। शिराज में तैनात ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी हमले का दावा है। ईरान ने भी इजराइल के हमलों के बाद कई बड़े हमले किए हैं।
कह सकते हैं कि ईरान ने इस्फहान पर हमले का बदला लिया है। इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। रिहायशी इलाकों में मिसाइल हमले से भारी नुकसान हुआ है। तेल अवीव में मिसाइल हमलों से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, दावा है कि ईरान चोरी चोरी परमाणु वाली तैयारी भी तेज कर चुका है। खबर यह है कि ईरान परमाणु प्रसार संधि से बाहर निकल सकता है। ईरान की संसद में एनपीटी से बाहर निकलने पर विचार हो रहा है। ईरानी सांसदों ने एनपीटी से बाहर निकलने की मांग की है। 12 दिन के युद्ध में भी एनपीटी से हटने की मांग हुई थी। आपको बता दें कि ईरान की मजबूरी क्या है, एनपीटी के तहत मिलने वाले अधिकार नहीं मिल रहे हैं। वहीं अमेरिका और इजराइल का न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले जारी हैं। समझौते से सुरक्षा और अधिकार दोनों नहीं मिल रहे हैं। एक और सवाल, ईरान एनपीटी से हटा तो आगे क्या होगा? उसके परमाणु बम बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय कानूनी दबाव कम हो जाएगा, आईएईए की निगरानी खत्म हो जाएगी, यूरेनियम एनरिच कर सकता है, अमेरिका और सख्त प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका ने ईरान के अहम ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए। यह दूसरी बार जब ईरान पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। न्यूक्लियर सिटी इस्फहान पर जबरदस्त हमला हुआ है। अमेरिकी बंकर बस्टर के साथ आज ट्रंप के झूठ बस्टर की भी चर्चा ट्रेंड कर रही है। युद्ध शुरू होने के बाद वो हर रोज बयान दे रहे हैं, लेकिन अपने ही दिए बयान पर ज्यादा समय तक नहीं टिक पा रहे हैं। कभी कहते हैं ईरान से जंग हम जीत चुके हैं, कभी कहते हैं ईरान को बर्बाद कर देंगे, कभी कहते हैं कि बातचीत हो रही है, तो कभी कहते हैं ईरान में तबाही तय है। लेकिन अब खबर है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर यू टर्न ले लिया है। कहा जा रहा है कि होर्मुज को खुलवाए बिना ही ट्रंप युद्ध खत्म कराने के लिए तैयार हो गए। सोचिए, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सैनिकों का, मरीन्स का 82nd एयरबोर्न डिवीजन का डिप्लॉयमेंट कोई यूं ही नहीं करता है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप जितनी बार भी मुंह खोलते हैं उतनी बार वो या तो धमकी देते हैं या फिर जीत का ढोल पीटते। ईरान ना तो ईरान ने सरेंडर किया है, ना ही युद्ध रुका है और ना ही होर्मुज स्ट्रेट खुला है। ट्रंप के बयान और हकीकत दोनों अलग रास्ते पर हैं। हमले अभी भी जारी हैं, मिसाइलें अभी भी गिर रही हैं, वैश्विक तेल बाजार अभी भी अस्थिर है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप की जीत कहां दर्ज हो रही है। ट्रंप के झूठ पर हमने विशेष कुंजी तैयार की है, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे ट्रंप झूठे दावे करने के लिए ओवर टाइम कर रहे हैं। वो युद्ध शुरू होने के पहले ही दिन से अमेरिकी हमलों को सफल बताने लगे। 2 मार्च को उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। 2 मार्च को कह दिया। इसके बाद 9 मार्च को दावा किया युद्ध जल्दी खत्म होगा और इससे हम आसानी से जीत लेंगे। उसी दिन ट्रंप ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा हम पहले ही जीत चुके हैं। अब ये कौन सी जीत थी, वो ट्रंप ही बता सकते हैं। 11 मार्च को ट्रंप ने कहा कि युद्ध तो पहले घंटे में खत्म हो गया था, हम जीत गए। 11 मार्च को ही फिर मीडिया से बात की, कहा युद्ध खत्म करना मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो युद्ध अभी खत्म कर सकता हूं। 11 मार्च को ट्रंप जो जंग जीत चुके थे, 12 मार्च को उन्होंने उस जंग की आखिरी स्टेज बताई, कहा कि अब तो जंग खत्म होने वाली है। 13 मार्च को ट्रंप ने अपने ख्यालों में जीती जंग को लंबा खींचने का मन बनाया, कहा युद्ध तब खत्म होगा जब मुझे यह महसूस होने लगेगा। इसके बाद ट्रंप बातचीत का दावा करने लगे। 23 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान से अच्छी बात हो रही है, लेकिन बमबारी करते रहेंगे। अगले दिन यानी 24 मार्च को फिर ट्रंप को जीत याद आ गई। एक बार कहा हमने इस युद्ध को जीत लिया है। 26 मार्च को कहा ईरान जंग हार गया है, अब वो वापसी नहीं कर सकता। जबकि कल यानी 30 मार्च को ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा ईरान की हार हुई है, वो होर्मुज स्ट्रेट खोले वरना सब खत्म कर देंगे। हमने उनके दावों की ये पूरी टाइमलाइन आपको इसलिए बताई ताकि आप ट्रंप के दावे करने का तरीका समझ सकें। लेकिन बयानों से सच को समझना तो नामुमकिन ही है। ईरान का तेल हासिल करने के लिए खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने और ग्राउंड एक्शन की चर्चा है, लेकिन इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो इन सब दावों को एकदम उलट कर देती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अब ट्रंप की प्राथमिकता बदल गई है, वो जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने इस नई रणनीति को लेकर अपने सहयोगियों से बात भी की है, जिसमें कहा गया है कि जंग खत्म की जा सकती है, भले ही होर्मुज स्ट्रेट को खोला जाए या ना खोला जाए। बताया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए 4 से 6 हफ्तों की टाइमलाइन तय की गई थी, लेकिन फिलहाल के हालात में
इतने कम वक्त में होर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह खुलवाकर कंट्रोल करना असंभव है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका इस जंग के मुख्य मकसद को पूरा कर चुका है। ईरान की सैन्य ताकत को खत्म किया जा चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि होर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से एशियाई देशों के लिए ज्यादा बड़ी मुसीबत है, इसीलिए इसे खुलवाना सिर्फ अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर लिया है कि अब होर्मुज़ खुले या ना खुले, बस जंग से जल्दी बाहर निकला जाए। हालांकि कल ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान को होर्मुज़ स्ट्रेट पर कंट्रोल नहीं करने दिया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो ट्रंप पिछले साल कहते थे कि उन्होंने ऑब्लिटरेट कर दिया, यानी कि न्यूक्लियर फैसिलिटी एकदम खत्म कर दी, उसके बाद वो इस साल फिर हमला कर देते हैं, रिजीम चेंज या न्यूक्लियर जो भी रीजन है। अब ईरान इस युद्ध को खत्म नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध में नई नई शर्तों के लिए एपिसोड रिलीज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, हर दिन नई बात कर रहे हैं। ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पश्चिम एशिया में जंग बेकाबू है और बेकाबू पेट्रोल की कीमतें भी। ईरान युद्ध का सबसे ज्यादा एशियाई देशों पर असर पड़ रहा है। एशियाई देशों में तेल की कीमतें तो बढ़ी रही हैं, अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेट्रोल की कीमतें $4 प्रति गैलन तक पहुंच चुकी है। पिछले 4 वर्षों में यह सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। दक्षिण कोरिया से चीन तक तेल की कीमत बढ़ी है। चीन में भी फ्यूल पर सरचार्ज बढ़ा दिया गया है। एयरलाइंस का किराया भी बढ़ा दिया गया है। हांगकांग में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। जापान में फ्यूल सरचार्ज की समीक्षा हो रही है। सिंगापुर में तेल की बढ़ती कीमतों का असर पड़ा है, वहां की एयरलाइंस ने किराया बढ़ा दिया है। इसके अलावा वहां 30% तक फ्यूल खर्च बढ़ा दिया गया है। यूएई में भी तेल के दाम बढ़ रहे हैं। देश में तेल और गैस की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल डीजल महंगा होने से जहां महंगाई का दबाव बढ़ा है, वहीं रसोई गैस के दाम बढ़ने से घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ा है। कई शहरों में गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोग घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब में कई जगहों पर गैस की कमी के कारण केटरिंग बिजनेस को नुकसान पहुंचा है। भोपाल में गैस नहीं मिलने के कारण पोहा जलेबी महंगा हो गया है। लखनऊ में ग्राहकों को गैस बुकिंग में परेशानी हो रही है। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई समय से नहीं होने पर कई दुकानें बंद हो गई हैं। जयपुर में भी एलपीजी गैस की कालाबाजारी और कमी के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी है। मुंबई में खाने पीने की चीजें जैसे वड़ा पाव, पानी पूरी, भेल, ये सब महंगे हो गए। हालांकि यहां सरकार कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है। मुंबई सहित पूरे राज्य में छापेमारी की जा रही है। परभणी, पालघर, संभाजीनगर और मुंबई में घरेलू गैस की जमाखोरी करने वाले पकड़े गए। हमने सड़क से सत्ता की कड़क कुंजी तैयार की है, जो लोगों की परेशानियों पर आधारित है। असर यहाँ पर खाने पीने की चीजों पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर चाहे वड़ा पाव हो, पुलाव हो या फिर राइस प्लेट हो, सभी के दामों में यहाँ पर इजाफा देखने को मिल रहा है। पहले कितने में खरीदते थे, अब कितने दाम बढ़ चुका है? अभी 2 रुपये पड़ेगा। 2 रुपये। बताइए, राइस प्लेट अब कितने को बिक रही है? आप अभी 80 रुपये प्लेट बिक रही है। पहले क्या था? 60 रुपये। 60 रुपये। तो तुरंत 20 रुपये का इजाफा कर दिया। हाँ, ये सब महंगा हो रहा है, गैस भी नहीं मिल रहा, हम लोग क्या करूँ? पूरा धुआं लग रहा है इससे, और गैस मिल नहीं रहा है, परेशानी हो रहा है, सब चीज़ महंगाई भी बढ़ रहा है हर चीज़ का। और 25 रुपये का वड़ा पाव कोई लेने को सोच भी नहीं रहा है। एक तरफ मुंबई का स्ट्रीट फूड महंगा हो चुका है, तो दूसरी तरफ मुंबई के ड्राई फ्रूट मार्केट में भी यहाँ पर महंगाई दिख रही है। ईरान से पिस्ता आता है, मामरा आता है, सबके अंदर 400 रुपया 300 रुपया भाव बढ़ गए हैं। पर हम लोग को व्यापारी 400 रुपया भाव एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हम लोग गिराक के पास से 150-200 रुपये में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको 12 महीने का गिराक संभालने का है। थोड़ा भाव बढ़ गया है, क्या कहेंगे आप? लग रहा है बड़ा है, लेकिन हेल्थ के लिए तो लेना पड़ता है ना। लेकिन पहले से रेट बहुत बढ़े है। 200-300 रुपया किलो के पीछे बढ़ गए। ये रेट जो है हम देख रहे हैं कि इस पे आप भी नया नया लगा दिए हैं कि कितना किसी पे 3 रुपया ऐसा बढ़ाया गया है। अभी क्या करेंगे, गैस नहीं मिला तो प्रॉब्लम तो है ना, बढ़ाना ही पड़ेगा। इसे से इंडक्शन लेके आए हैं, उसे बना के दिला रहे हैं। इंडक्शन से पहले जितना बनाते थे उतना ही बना रहे हैं कि थोड़ा सा कम कर दिए हैं? कम हो गया है ना, उतना गैस से जो खाना बनता है उससे कम हो गया है। गैस की कमी का सबसे ज्यादा असर होटल और खाने पीने की दुकानों पर पड़ा है। कमर्शियल सिलेंडर के खत्म होने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ रही है। सिलेंडर है लेकिन उसमें गैस नहीं है। दुकानदार यहाँ पर मौजूद है लेकिन काम नहीं चल रहा है। इन्होंने इंडक्शन से कोशिश की, लेकिन इंडक्शन से सब कुछ करना मुमकिन नहीं है।
मुश्किल से ये चाय यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन तमाम ऐसे आइटम्स थे यहाँ पर जो कि फ़िलहाल बंद हो गए हैं, और वो आज से नहीं, लगभग 2 हफ्ते से ही बंद है। 28 दिन, जब 28 तारीख से हुआ है, जब से अब तक के हमको कुछ मिला ही नहीं। मजबूरन में हमें चाय बेचना पड़ रही है, वो भी इंडक्शन पे बना के। ब्रेड पकौड़ा बंद हो गया है, राजमा भी बंद हो गया है, थोड़ा थोड़ा आइटम बनता है और जो भी बन रहा है वो सिर्फ भट्टी वाले चूल्हे, भट्टी पे बनता है। सरकार तो कह रही है कि अब 25% कमर्शियल सिलेंडर भी अलाउ कर दिया है, बुकिंग हो रही है, लोगों तक पहुंच रहा है, तो आप तक एक भी नहीं पहुंचा? तो भाई हमारे तक पहुंचा होता तो होता ना, अब एक भी नहीं मिल रहा। हम लोग तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं पता ही नहीं लग रहा कहाँ से लाए। मजबूरी में इधर उधर से काम चला रहे, मांग जांच के, और गैस तो एकदम है नहीं। देखो ये अंदर बंद पड़ी है भट्टी, गैस खत्म हो गई है। लोग सरकार कह रही है हमारे पास कमर्शियल की दिक्कत नहीं है। गैस का तो काम करना असंभव हो गया है। हम लोग ये समझ लीजिए अपना 35% काम कम हो गया है। जो 4 आइटम हम बनाते थे उसमें से 2 आइटम हटाने पड़ गए हैं। बाकी जो वर्किंग आवर्स हैं वो हमें कम करने पड़ गए हैं। बाकी हमारा पूरा जितना बैग का जितना काम था वो सब हमारा डीजल भट्टी पे हो गया है। कितना असर आप लोगों पर है और क्या दाम बढ़ाए आप लोगों ने? सर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर जो कॉमर्शियल यूज़ के लिए होते हैं तो वो नहीं मिल रहे हैं, उसके वजह से शॉर्टेज हो रही है मार्केट में। तो उस हिसाब से फिर रेट में थोड़ा सा बढ़ोतरी करी है, और सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो वापस फैसिलिटीज़ वैसा ही हो जाएगा। महंगी लेनी पड़ रही। 2600 की टंकी जहाँ वो 1700 में मिलती थी, 2600 में मिल रही है। वो भी टाइम पे नहीं मिल रही है, नहीं है तो वही नहीं है, पक्का ही नहीं है कि मिलेगी भी नहीं मिलेगी भी। सत्ता में कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें अयतुल्ला अली खamenei के अंत की इनसाइड स्टोरी थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे इजराइल ने खamenei को खत्म करने के लिए कई वर्षों तक प्लानिंग की। मोसाद ने तेहरान के सभी ट्रैफिक कैमरे हैक किए, फुटेज एनक्रिप्ट करके इजराइल के सर्वर्स पर भेजी गई, एक एक डिटेल निकाली गई और ऐसे खamenei को मारने में कामयाबी मिली। आज ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सबूत है, अगर देश का सुरक्षा तंत्र मजबूत ना हो और ऐसी खामियों पर गौर ना किया जाए तो अंजाम खतरनाक हो सकता है। लेकिन भारत ने इस तरह के गंभीर खतरों से निपटने के लिए 2 साल पहले जो तैयारी की थी, आज उसकी डेडलाइन है और कल से सीसीटीवी कैमरों पर नए नियम लागू होने वाले हैं, जिसमें चाइनीज कैमरों पर बड़ा संकट है। इसीलिए अगर आपने भी घर या दफ्तर में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। अगर आपके घर में कोई चाइनीज सीसीटीवी कैमरा है तो इसे ध्यान से देखिएगा। सवाल है, सरकार के नए नियम से क्या सारे चाइनीज सीसीटीवी कैमरे बेकार हो जाएंगे? अगर आपके घर में कोई चाइनीज सीसीटीवी कैमरा है तो क्या वो बंद हो जाएगा, या फिर आपको अपने घर या दफ्तर के सीसीटीवी कैमरे बदलने की आवश्यकता होगी? असल में भारत में निगरानी व्यवस्था यानी सर्विलांस सिस्टम में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल यानी कल से सीसीटीवी कैमरों को लेकर नियम सख्त होने वाले हैं, जिसके बाद चीन की कई बड़ी सीसीटीवी कंपनियां भारतीय बाजार से लगभग बाहर हो जाएंगी। 1 अप्रैल से जो नए नियम लागू हो रहे हैं वो इंटरनेट से चलने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों के लिए है। नए नियम के अनुसार उन सीसीटीवी कैमरों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जिनमें चाइनीज चिपसेट या सॉफ्टवेयर लगे हैं। भारत में वही सीसीटीवी कैमरे बिकेंगे जिनके पास STQC यानी स्टैंडर्डाइजेशन ऑन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन होगा, यानी इंटरनेट से चलने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों के लिए STQC सर्टिफिकेशन जरूरी कर दिया गया। वैसे आपको बता दें, संकट उन चाइनीज कैमरों पर नहीं है जो सिर्फ लोकल रिकॉर्डिंग करते हैं, दिक्कत उन चीनी कैमरों से है जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। सरकार अब उन कैमरों को सर्टिफाई नहीं करेगी जिनमें चाइनीज चिपसेट का इस्तेमाल है। इसे लेकर IT मंत्रालय ने 2024 में कुछ सुरक्षा मानक तय किए थे। कंपनियों को 2 साल का समय दिया गया था ताकि वो सिस्टम सुधार सकें। ये डेडलाइन आज खत्म हो गई है। अब सरकार का नया नियम लागू होने से चीन की हिकविजन और दहुआ जैसी कई सीसीटीवी कंपनियों पर संकट है, जिनका कभी भारत के 1/3 सीसीटीवी बाजार पर कब्जा था, क्योंकि ये कंपनियां चीनी चिपसेट का इस्तेमाल करती हैं। खबर है कि हिकविजन की एक बड़ी फैक्ट्री को सर्टिफिकेशन देने से इनकार भी कर दिया गया है। इसके अलावा दहुआ कंपनी का कारोबार भी भारत में 80% तक गिर गया। साथ ही उन चाइनीज कंपनियों के लिए भी मुश्किल होने वाली है जो भारत में स्मार्ट कैमरे बेचती हैं। अब आपको समझाते हैं कि सरकारी हंटर का सबसे ज्यादा असर कैसे सीसीटीवी कैमरा बनाने वाली चाइनीज कंपनियों पर होने वाला है और सरकार ने यह फैसला लिया क्यों है। सरकार का तर्क है, संवेदनशील जगह
ऐसी तकनीक ना हो जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो। सरकार के अनुसार हर कंपनी को बताना होगा सीसीटीवी का चिपसेट किस देश में बना है। सरकार को डर है चीनी कैमरों में लगे चिपसेट या सॉफ्टवेयर से डेटा चोरी होने का रिस्क है, क्योंकि इंटरनेट से चलने वाले सीसीटीवी कैमरे आसानी से हैक किए जा सकते हैं। डर इस बात का भी है कि भारत से जुड़े संवेदनशील डेटा को चोरी करके चीन भेजा जा सकता है। सरकार का मानना है कि ये कैमरे सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि एक तरह से इंटरनेट डिवाइस हैं जो हैक हो सकते हैं। इसीलिए कंपनियों को अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी अब सरकार को देनी होगी। अब समझिए कि सरकार का मुख्य फोकस चिपसेट पर क्यों है। असल में कैमरा चाहे किसी भी देश में असेंबल हुआ हो, उसका दिमाग और दिल उसका चिपसेट ही होता है। चिपसेट के डिजाइन के समय ही उसमें कुछ गुप्त रास्ते या बैकडोर्स छोड़े जा सकते हैं, जिनसे कैमरा बनाने वाली कंपनी या उस देश की सरकार दूर बैठे ही कैमरे का एक्सेस पा सकती है। इसके लिए किसी पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है और यूजर को पता भी नहीं चलता है कि उसके कैमरे की फीड कोई और देख रहा है। चीनी चिपसेट अक्सर इस तरह प्रोग्राम किए जाते हैं कि वो डेटा अपने मूल सर्वर पर भेजे। मतलब भले ही आप कैमरा भारत में इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसका डेटा अपडेट या मेंटेनेंस के नाम पर विदेशी सर्वर पर जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि युद्ध या तनाव की स्थिति में विदेशी कंपनियां एक सिंगल कमांड से हजारों कैमरों को एक साथ बंद कर सकती हैं या सिस्टम को क्रैश कर सकती हैं। और अगर ये कैमरे एयरपोर्ट, बॉर्डर या सरकारी दफ्तरों में लगे हों तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो अगर घर का ताला मजबूत है लेकिन उसकी चाबी किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जिस पर आपको भरोसा नहीं है, तो वो ताला किस काम का? सोचिए जरा। बिल्कुल ऐसा ही चाइनीज चिपसेट वाले कैमरों के साथ है। इसीलिए सरकार अब चिपसेट का शुद्धिकरण कर रही है। चीन की ऐप्स के बाद अब भारत सरकार का एक और कदम जो है वो सामने आया, वो ये है कि चीन से आने वाले तमाम सीसीटीवी या फिर वीडियो सर्विलांस के जो उपकरण हैं जो भारतीय मानकों पर खरीद नहीं उतर रहे हैं, उनकी बिक्री 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी, क्योंकि नया सर्टिफिकेशन नियम लागू हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो कि भागीरथ मार्केट है। 1 अप्रैल से ही लागू है, तो इस तरीके से हमने अपना ब्रांड की तरफ हमने ध्यान दिया है। जो हमारा मेड इन इंडिया है, हाउसिंग हमारी यहीं बनती है, लेंस हमारा यहीं बनता है, इसके ऊपर की जो LED लाइट्स लगती है वो यहीं बनती है, सिक्योरिटी चेक होता है। तो हमने अपने ब्रांड की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है। पैसा देश में रहेगा, बहुत फर्क पड़ेगा उससे। लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएंगे लोग अपनी लाइन पे। ये कदम ज़रूरी था मेरे हिसाब से। सर हम तो ऐसे भी लोकल पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि लोकल पे क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, चाइना से अच्छी क्वालिटी है और सर्विस भी अच्छी है। तो ज़्यादा अगर हम लोकल पे ही अपना फोकस करने में लग रहे हैं पहले से ही। हाँ जी, पहले। तो अगर इन चाइनीज सीसीटीवी कैमरास की खरीद फरोख्त पर रोकथाम लग जाएगी लग जाएगी 1 अप्रैल 2026 से, तो बहुत सुनिश्चित सी बात है कि भारतीय जो डेटा इकोसिस्टम है उसको सुदृढ़ तरीके से सशक्त करने का एक नया प्रयास है। ऑब्वियसली इंडियन ब्रांड्स को बेनिफिट मिलेगा, ऑब्वियसली चीज़ें कुछ महंगी भी हो जाएंगी, बट अल्टीमेटली आपको एक गोल्डन बैलेंस तो बनाना है। क्या आपने केवल सस्ते दामों पे काम रखना है या कहीं ना कहीं अपनी निजता के अधिकार का संरक्षण भी करना है? देखिए, आज हमने इस खबर पर अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता के सवाल जवाब वाली कुंजी भी तैयार की है। पहला सवाल, पुराने चाइनीज चिपसेट वाले कैमरों का क्या होगा? जवाब है, पहले से लगे कैमरे चलते रहेंगे, हालांकि सर्विस में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है भविष्य में ऐसे सीसीटीवी कैमरों की जरूरी सिक्योरिटी अपडेट्स ना मिले। इसके अलावा वारंटी क्लेम वो भी उसको भी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा सवाल, क्या नए नियम से बाकी सीसीटीवी कैमरे महंगे हो जाएंगे? जवाब है, क्योंकि चीनी चिपसेट बहुत सस्ते होते हैं जबकि ताइवान और अमेरिकी चिपसेट महंगे होते हैं, इसलिए जिनमें ताइवान या अमेरिकी चिपसेट वाले सीसीटीवी के दाम 15 से 20% तक बढ़ सकते हैं। और एक और सवाल, अब नए नियम के बाद न्यूज मित्रों को नया सीसीटीवी खरीदते समय क्या ध्यान देने की जरूरत है? जवाब है, कैमरा खरीदते समय जरूर देखें कि वो सरकार से सर्टिफाइड है या नहीं। ये सुनिश्चित करें कि सीसीटीवी कैमरा नए STQC यानी स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन के मानदंडों के तहत हो, जिनका मौजूदा वक्त में भारतीय बाजार के 80% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा है।